पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे चीन के लिए ये राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि युवाओं को लुभाने की भी कोशिश में है कम्युनिस्ट पार्टी। मौजूदा दौर में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं चीन में, और ये 100 साल क्यों पार्टी के लिए या चीन के लिए ये मौका महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया के अन्य देशों की शासक पार्टियों से तुलना की जाए तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की कामयाबी बेहिसाब रही है। जी। इसकी कोई मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिली है। पिछले 100 सालों तक चीन के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर दिया है। देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर थोड़ा इतिहास को हमें समझना होगा। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, chen Qiu और ली ताचाओ, इन दोनों नेताओं ने रूस में कम्युनिस्ट क्रांति से प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन इसके पहले एक और अहम घटना हुई थी। चीन में 1911 में सिन्हाई क्रांति हुई थी। तब चीन में 2000 सालों से चल रही राजवंशीय शासन प्रणाली को खत्म किया गया था। चीन में तब छिंग साम्राज्य का शासन होता था। छिंग साम्राज्य को सत्ता से बेदखल करके चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां पर अपना राज स्थापित किया। तो चीन की कम्युनिस्ट नेताओं को लगा कि चीन में नए सिरे से क्रांति हो सकती है और सभी चीन के युवा कम्युनिस्ट नेताओं ने इकट्ठे होकर के एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और तब से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पांवों पर खड़ी है। संघर्ष के दौर से गुजरी है, कई उथल पुथल के दौर इसने देखे हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दाद देनी होगी कि इसने चीन को दुनिया के एक सबसे ताकतवर देश के तौर पर स्थापित किया है। चीन की सबसे बड़ी कामयाबी हम यही कह सकते हैं। जी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की में अगर हम माओ और देंग सियाओपिंग के ज़माने की कम्युनिस्ट पार्टी से तुलना करें तो अब शी जिनपिंग के समय में पार्टी में क्या अंतर आया है, किस किस बदलाव से पार्टी गुजरी है। देखिए, चीन में माओ त्से-तुंग के शासनकाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कई अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो तत्कालीन नेता थे, उनसे माओ त्से-तुंग गंभीर खतरा महसूस करते थे अपनी सत्ता को लेकर के। तो उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता पर बनाए रखने के लिए, चीन की शासन बनाए रखने के लिए या चीन के शासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए चीनी नेताओं का सफाया करना शुरू किया। देखिए, 50 के दशक में चीन के नेता माओ त्से-तुंग काफ़ी शक्तिशाली नेता बनकर के उभरे थे, लेकिन उनकी शासन प्रणाली इनका जो ढर्रा था, उनकी जो नीतियां सब चल रही थी, उससे असंतोष पार्टी में पैदा हो रहा था। तो 50 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने माओ त्से-तुंग को चुनौतियां देनी शुरू की। माओ त्से-तुंग ने इससे निपटने के लिए 50 के दशक में ही जो असंतुष्ट नेता थे उनका सफाया करना शुरू किया। देखिए, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, लेट 100 थॉट्स फ्लरिश, मतलब 100 फूलों को खिलने दो, 100 विचारों को पनपने दो। तो ऐसा आंदोलन चला करके उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की पहचान की और उनका सफाया किया। और उसके बाद चीन में सांस्कृतिक क्रांति का 10 सालों का दौर आया। इस दौरान भी माओ त्से-तुंग ने अपने सभी विरोधियों का सफाया किया। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जब 1949 में नवचीन की स्थापना की तो पहले 2.5 दशक तक चीन में काफ़ी उथल पुथल का दौर रहा। चीन में आर्थिक प्रगति उतनी नहीं हो सकी, हालांकि एक समतावादी समाज की स्थापना में चीन काफ़ी अग्रसर हो चुका था। चीन में जो सामंती समाज की प्रथाएं चल रही थी उनका उन्मूलन किया, गरीबी उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन इस दौरान चीन में आर्थिक बदहाली की स्थिति भी देखने को मिली। चीन में बहुत बड़ा अकाल आया,
सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लाखों लोग मौत के शिकार हो गए। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अंदर से भी कई चुनौतियां मिली। इसके बावजूद चीन की पार्टी आज एक शक्तिशाली पार्टी के तौर पर खड़ी हो चुकी है। अभी आपने तंग शाओपिंग का नाम लिया। देखिए 1976 में माओ सेतुंग का जब निधन हुआ, उसके बाद चीन के नेता हुआको अफेंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का दायित्व संभाला। चीन के राष्ट्रपति बनाए गए, लेकिन चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआको अफेंग ने तंग शाओपिंग को वापस सत्ता में वापस बुलाया। तंग शाओपिंग माओ सेतुंग के विरोधी माने जाते थे। तंग शाओपिंग को उन्होंने गाँव में श्रम करने भेज दिया था, एक दंडित करने के इरादे से। लेकिन तंग शाओपिंग को हुआको अफेंग ने वापस सत्ता में वापस बुलाया और तंग शाओपिंग को सारी जिम्मेदारियां संभाली। तंग शाओपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के जो मूल आदर्श है, जो मूल विचार है, उनको त्याग करके पूंजीवादी रास्ता अपनाया और चीन को पूंजीवाद की राह पर लेकर आगे बढ़ाया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी केवल नाम की कम्युनिस्ट पार्टी रह गई थी। चीन ने पूंजीवाद के सारे लक्षण अपनाने शुरू किए, सारी व्यवस्थाएं अपनानी शुरू की और चीन को पूंजीवाद के ढर्रे पर आगे बढ़ा करके चीन को एक आर्थिक ताकत बनाने में बड़ी कामयाबी पाई। जी, तो आपने भी चीन में एक लंबा समय बिताया है। 80 के दशक में आप चीन में रहे हैं। चीन में पिछले दशकों में कई बदलाव आए हैं। तो ऐसे में अब अगर आप देखते हैं शी जिनपिंग के समय में, तो पार्टी की क्या स्थिति है, आंतरिक हालात कैसे हैं, और जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की राजनीति में अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं, एक तरह से उनका कम्युनिस्ट पार्टी पर पूरा कब्जा है। तो इस पूरे समीकरण को, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं वहां की जनता के लिहाज से? देखिए 80 के दशक में तंग शाओपिंग ने चीन की बागडोर संभाली और उन्होंने चीन को एक सुचारू व्यवस्था प्रदान की, एक सरकार चलाने की एक सुचारू प्रणाली देश को मुहैया कराई। उन्होंने एक नियम और कानून के तहत सरकार के चलाने की व्यवस्था खड़ी की, जिसके तहत चियांग चामिन और हु चिनताओ चीन के राष्ट्रपति बने। दोनों का कार्यकाल एक निर्धारित किया गया 5-5 साल का। 10 साल तक चियांग चामिन चीन के राष्ट्रपति रहे और 10 साल तक हु चिनताओ चीन के राष्ट्रपति रहे। तो इन दोनों राष्ट्रपतियों के शासनकाल के दौरान चीन आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ। इन दोनों ने बाकी दुनिया के साथ रिश्तों को लेकर के एक उदार रवैया अपनाया। इनकी नीतियों में आक्रामकता नहीं थी, ये सहयोग की भावना से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शी जिनपिंग 2012 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने, तब इनकी नीतियों में काफी आक्रामकता देखी गई। उन्होंने जो पहले से चली आ रही प्रथाओं को तोड़ा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसका दायित्व अपने हाथ में संभाला। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो पॉलिट ब्यूरो है, उसके सभी कमान अपने हाथ में संभाला। तो चीन पर शासन करने के लिए उन्होंने अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से उन्होंने चीन की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस दौरान उन्होंने भी अपने भीतर, पार्टी के भीतर अपने सभी विरोधियों का सफाया करना शुरू किया। भ्रष्टाचार का मुहिम चला करके इन्होंने जो विरोधी नेताएं हैं, सेना के जो आला जनरल हैं, इन सभी नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। और जो मानवाधिकार के एक्टिविस्ट थे, जो वकील लोग थे, इनके खिलाफ भी एक राष्ट्रवादी मुहिम चलाया। 2015 में व्यापक पैमाने पर इनकी धरपकड़ की, जिसे 709 क्रैकडाउन भी कहते हैं। तो इस तरह एक जमीनी स्तर पर और शिखर स्तर पर हर तरह का विरोध शी जिनपिंग ने अपने सामने से खत्म किया और अपने सामने किसी भी चुनौती को बेअसर किया। जी, चीन को एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र माना जाता है। आपने वहाँ 80 के दशक में आप रहे हैं। अब बतौर पत्रकार आप वहाँ पर जो जिस तरह कहा जाता है कि लोकतंत्र में तो पत्रकारों को काफी लिबर्टी होती है, लेकिन आज के चीन की भी बात करें तो, या उस समय भी थे, तो कितना फ्री है वहाँ जर्नलिज्म? कम्युनिस्ट पार्टी की क्या पॉलिसी होती है, क्या रवैया होता है?
पत्रकारिता को लेकर या पत्रकारों को लेकर? देखिए, दुनिया की किसी भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी हो, उसका चरित्र और स्वभाव रहा है तानाशाही से काम करने का। जो तानाशाही प्रवृत्ति है, अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति से चीन की कम्युनिस्ट पार्टियां काम करती रही हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में पत्रकारिता को कुछ छूट दी गई, लेकिन उनमें से उन पर सबसे बड़ी बंदिश यह थी कि उस जो सत्ता संभालने वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ आवाज न उठाएं। उन्हें एक मामूली छूट इस तरह दी गई कि जो व्यावसायिक जगत है, इनमें यदि कोई भ्रष्टाचार है तो उसका उजागर कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसे कम्युनिस्ट विरोधी होने का और चीन विरोधी होने का तमगा दे करके उसे दंडित भी किया जाता है। तो चीन किसी भी हालत में चीन में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। हालांकि चीन में सरकारी मीडिया और टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया काफी फैला हुआ है, लेकिन इन सभी पर सरकारी अंकुश बना रहता है। सरकार के खिलाफ बोलने की कोई भी अखबार या टेलीविजन चैनल बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो सरकार पर पूरी तरह नियंत्रण बना हुआ है, किसी तरह की आज़ादी उनमें नहीं है। और यदि कोई इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करने लगता है तो उसे दंडित किया जाता है। जी, तो जाहिर तौर पर कम्युनिस्ट कंट्रीज में पत्रकारिता उस तरह से नहीं होती जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में होती है, लोकतांत्रिक सरकारों में होती है। और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो कंट्रोल्ड मीडिया है, मैक्सिमम कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। और अगर ऐसा कोई करता है, सरकार के खिलाफ लिखता है, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लिखता है, तो उसको अलग अलग धाराओं में देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती बहुत सारी। चीन के का जो एक सोच है कि वो दुनिया भर में खुद को ताकतवर एक मुल्क बनाना चाहता है, उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? और चीन का जो लगातार अपने दूसरे देशों के प्रति आक्रामक रवैया है, क्या ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जो अपनी विदेश नीति है उसको आक्रामक रखती है? देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में जब से सत्ता संभाली है, सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने अंदरूनी विरोध को कुचलना शुरू किया है और अपने को राष्ट्रवादी नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए आम जनता के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई, जिसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। उन्होंने अपनी विदेश नीति में आक्रामकता ला करके चीन की जनता के बीच अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की। उन्होंने 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत वो सारी दुनिया से चीन को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना लाकर जनता के सामने पेश करना चाहते थे और अपनी जनता को बताना चाहते थे कि वो दुनिया पर किस तरह अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। चीन की जो मिडिल किंगडम की प्राचीन मानसिकता रही है, उसी के अनुरूप वो चीन को फिर से पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, चीन की सरकार संभालने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जितना आक्रामक रवैया अपनाया है बाकी दुनिया के साथ, उससे सारी दुनिया चिंतित हो गई है। और लेकिन अपने देश की जनता के बीच चीन के राष्ट्रपति इस तरह लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन के लोगों को एक सपना दिखाने की कोशिश करते हैं, एक चाइना ड्रीम की बात करते हैं। चाइना ड्रीम का मतलब है कि चीन की स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी 2049 में, तब वो चीन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का सपना चीन की जनता को दिखा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं चीन की जनता को कि वो अमेरिका से भी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, नंबर 1 पावरफुल कंट्री बनना चाहते हैं दुनिया के। तो चीन की जनता को ये सपना दिखा करके चीन के राष्ट्रपति चीन की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने और चीन का आजीवन राष्ट्रपति बनने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद जो पुरानी प्रथाएं तोड़ी,
जी कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता। जी उन्होंने इस नियम को तोड़वाया, संविधान में संशोधन किया और आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अपना रास्ता साफ कर लिया। जी इस और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी रंजीत जी, कि जब फेमिनिज्म की बात आती है और या वुमेन्स मूवमेंट की बात आती है चाइना में, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अ, माओ ने एक बार कहा था कि वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। बट क्या अभी भी जो फेमिनिस्ट हैं चाइना में वो बहुत ही उनको कोई दर्जा नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली? और अगर सप्ताह में भी बात करें तो महिलाओं की क्या स्थिति है? चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो या चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या रवैया रहता है, चाहे अ, जो पावरफुल पोजीशंस की बात आती है तब। देखिए, चीन में कम्युनिस्ट शासन के दौरान महिलाओं का उत्थान काफी अधिक हुआ। महिलाओं को पहली बार पुरुष की बराबरी का सम्मान मिला, पुरुष के बराबर खड़े होने का मौका मिला, समाज की आर्थिक गतिविधियों में और सरकार की अन्य गतिविधियों में महिलाओं को बराबरी की भूमिका दिखाने का मौका मिला। हालांकि चीन की राजनीति में महिलाएं काफी अधिक अग्रसर नहीं हो पाई हैं, लेकिन चीन के समाज में, चीन की अर्थव्यवस्था में और चीन की अन्य सरकारी व्यवस्थाओं में चीन की महिलाओं की बराबर की भूमिका हम कह सकते हैं। वे समाज की सभी गतिविधियों में बराबर की भूमिका निभा रही है। सब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चीन के विकास में अपना योगदान दे रही है। देखिए, जो चीन में या दूसरे देशों में भी जिन 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 नौकरियों पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, चीन ने उन्हें तोड़ा। चीन ने महिलाओं को वे मौके प्रदान किए जो पुरुषों के लिए हासिल होते थे। देखिए, जो जो आम बातें हैं, जो छोटी बातें हैं, जैसे बसों को की ड्राइवर बनना या किसी बिल्डिंग की चौकीदारी करना, तो इस तरह की भूमिकाएं वहां पर महिलाओं को भी मिलने लगी। तो महिलाओं को पहली बार बराबरी का स्थान मिला। कम्युनिस्ट शासन में महिलाओं को उत्थान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, लेकिन खबरें ऐसी आती हैं कि अब भी जो महिलाएं हैं वो बहुत सब्जुगेशन फेस करती हैं। कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट जो है वो बड़ा क्लैम्प डाउन फेस करती हैं। बहुत सारे उन्हें उतना खुल के कहें बोलने की आज़ादी तो क्या चाइनीज समाज में है भी नहीं, किसी को भी नहीं है इतनी। लेकिन वहाँ जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो उसे दबाया गया। देखिए, चीन की जो अगर हम प्राचीन मानसिकता को देखें तो महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन माना जाता रहा है। वो मानसिकता किसी न किसी तौर पर बरकरार है। इसे खत्म करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन यदि दुनिया के अन्य देशों से हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि वहाँ पर महिलाओं को काफी अधिकार मिले हैं। चीन की महिलाएं पुरुषों के समकक्ष खड़ी होकर के कंधे से कंधे मिला करके अपनी भूमिका निभा रही है और उन्हें वो बराबरी का मौका मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं वो केवल महिलाओं के अधिकारों तक सुरक्षित सीमित है, तब इसमें कोई सरकार को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब उसमें राजनीति की बू आने लगती है तब सरकार चिंतित हो जाती है और उसे दबाने की कोशिश करती है। जी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी पर करप्शन के, नेपोटिज्म के आरोप भी लगते रहते हैं और पार्टी में और सरकार में करप्शन का मुद्दा चीन की राजनीति और वहाँ के समाज में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, 80 के दशक में तंग शाओपिंग ने जब से चीन में आर्थिक सुधार का माहौल खड़ा किया, तब से चीनी नौकरशाहों को आर्थिक विकास के दौर में अपनी भूमिका निभाने का भी, एक स्वतंत्र तौर पर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला और इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। तो चीन की सेना में, चीन की नौकरशाही में, चीन की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों की काफी अच्छी उनका उन्हें फलने फूलने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चीन में भ्रष्टाचार पहले से काफी अधिक बढ़ चुका है। लेकिन जब से शी चिनपिंग ने शासन संभाला है, उन्होंने इन भ्रष्ट अधिकारियों को सफाया के नाम पर अपने विरोधी नेताओं को भ्रष्ट बता करके अपनी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम देश में चलाया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चीन में खड़ी की गई है वो राजनीतिक वजहों से ज्यादा हम कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक वजहों से कम कह सकते हैं। उसमें राजनीतिक वजह यह है कि चीन के राष्ट्रपति
सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर अपने सारे विरोधी नेताओं का सफाया करने की रणनीति पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर वो अपने विरोधी नेताओं को क्या सफाया करने की नीति पर चल रहे हैं। तो अंत में मेरा यही सवाल है रंजीत जी आपसे कि जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हम चीन में देखते हैं, चाहे उनके बॉर्डर पर ध्यान लगा देती है, अगर शी जिनपिंग को कहीं ऐसा लगता है कि इंटरनल कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आंतरिक अगर समस्याएं हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वो बॉर्डर्स पर ध्यान लगा देती है जनता का, इसलिए कुछ न कहीं ना कहीं कभी किसी देश का कोई इशू उठा लिया, कभी अपनी बॉर्डर पे किसी कोई झड़प कर ली किसी से, कभी साउथ चाइना सी का मुद्दा आ जाता है, कभी किसी और देश के साथ दिक्कत शुरू हो जाती है। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जिस तरह आपने भी बताया अभी कि वो अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली, दुनिया भर में एक बहुत ही प्रभावशाली मुल्क के तौर पर देखना चाह रही है। तो अभी जो शी जिनपिंग की नीतियां हैं उसको देखते हुए ये पार्टी किस दिशा की ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए, शी जिनपिंग ने 2013 में जब सत्ता संभाली और जिस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति से काम करना शुरू किया, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना के आला जनरलों ने असंतोष के स्वर उभारने शुरू किए, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू की। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन सभी नेताओं को दबाने के लिए, इनकी आवाजें कुचलने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। देखिए, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और इसके जो आला नेता हैं शी जिनपिंग, इन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी छवि बेहतर करने के लिए अपनी राष्ट्रपति भावनाओं को उभारने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने चीन की विदेश नीति में एक आक्रामकता की छवि पेश की, एक आक्रामक रवैया अपनाया और इसी नीति के तहत अब पड़ोसी देशों को उन्होंने तंग करना शुरू किया, उन पर अपनी प्रभुत्व बनाने की कोशिश की। अपने जो सागरीय इलाके हैं, दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी समुद्र तटीय इलाके हैं, उन पर अपना विस्तार करने की रणनीति अपनाई। जो जमीनी जिन देशों से चीन की जमीनी सेनाएं जुड़ती हैं, भूटान है, नेपाल है, भारत है, इन सभी पर उन्होंने चीन की राष्ट्रपति ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया, खास करके भारत के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई ताकि वो दुनिया को बता सके, अपनी जनता को बता सके कि चीन किस तरह से ताकतवर देश के तौर पर खड़ा हो चुका है और चीन को कोई धमका नहीं सकता। चीन 18वीं और 19वीं सदी में जैसे विदेशी ताकत थी, ब्रिटेन था, जापान था, जिसने चीन पर अपना प्रभुत्व जमाया, तो वो चीन की जनता को ये बताना चाहते हैं कि चीन अब ऐसी स्थिति से उबर चुका है, चीन को दुनिया की कोई भी ताकत धमका नहीं सकता। तो चीन की जनता को यह बता करके वो चीन के बीच, अपनी जनता के बीच अपनी छवि बेहतर करना चाहते हैं, अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार जी विस्तार से चर्चा करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर, और 100 साल उसे पूरे हो रहे हैं और किस दौर से वो गुजरे, किसके कौन कौन से पड़ाव आए चीन में, उस दौरान क्या परिवर्तन आए, किस तरह की जो भी पार्टी के अध्यक्ष रहे उनकी क्या नीतियां रही, और उसके आगे क्या जनता में किस तरह का वहाँ का माहौल रहा, वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा रहा, मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनकी क्या नीतियां हैं, वो किस और पार्टी को ले जाते हुए दिख रहे हैं, चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी किस तरफ जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।